दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा सर। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार में जो है शोभा यात्रा में किस तरीके से माहौल खराब हुआ। कई जगह से जो है तस्वीरें आ रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। कई कुरान के जो नुस्खे हैं उसको भी जलाया गया है। अब सवाल यह है कि बिहार में ऐसे त्योहारों में इस तरीके से उत्पात कौन मचा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे वकील साहब इनसे जोड़ने की जानने की कोशिश करें। सर, किस तरीके से देखते हैं बिहार में जो कुछ भी हुआ, माहौल खराब हुआ, कई जगह पे जो है मदरसे जलाए गए, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक ही आतंकवादी संगठन है जो ये सब कार्य करा रहा है पूरे देश में, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके। वो देश में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़ा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा एक मनीष कश्यप थे, उन्होंने बिहार के रहने वालों से लड़ाई कराने की कोशिश की, तमिलनाडु के लोगों की, और तमिलनाडु के लोगों की बिहार के लोगों से। उन पर भी आतंकवाद का मुकदमा नहीं लगाया गया, जबकि ये आतंकवाद की गतिविधि थी। वो किसके सिखाए हुए, पढ़ाए हुए ट्रेंड सोल्जर हैं, आरएसएस के। उसके अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में, जहांगीरपुरी में पिछली बार हनुमान जयंती को, और देश के दूसरे सभी हिस्सों में जो मॉडल, जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो एक ही जगह की ट्रेनिंग को दर्शाता है साफ तौर पे कि एक ही जैसे हथियार, जिन हथियारों के बांटने की, जिन हथियारों को बेचने की भी इन्हीं के संगठन जो हैं, जो डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं आरएसएस और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, उनके बांटते हुए भी नजर आते हैं त्रिशूल और तलवारें। सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ मैं, बाकी अगर असली इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो क्या क्या निकलेगा। और वही किस्म के हथियार लेके ये किसी भी शोभा यात्रा में, एक तो शोभा यात्रा देखिए निकल रही है, तो मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ इन आतंकवादी संगठनों का। शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें जो श्रद्धालु हैं उनका सिर्फ ध्यान होता है अपनी श्रद्धा जो होती है उसमें, किसी और लड़ाई झगड़े से उनका कोई मतलब ही नहीं होता, बल्कि उनकी पूजा और जो श्रद्धा है उसको किसी भी लड़ाई झगड़े से नुकसान होता है, खराब होती है, उनका पूरा शोभा यात्रा ही खराब हो जाती है। लेकिन आरएसएस और इसके सहयोगी संगठन जो सब आतंकवादी हैं, वो क्या प्लान बनाया उन्होंने पाकिस्तान और चाइना से मिलकर देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, कि इनके मुट्ठी भर लोग 50, 100, 200, 500 शोभा यात्रा में शामिल हो जाते हैं। उनके पास वही एक ही जैसे हथियार होते हैं, एक ही जैसे पटके होते हैं, एक ही जैसे नारे होते हैं, और एक ही तरीके से वो मस्जिदों में, चर्चेज़ में, गुरुद्वारों में या बौद्ध विहारों में हमले करते हैं और घरों में लोगों के हमले करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर, बिहार में तो क्या नाम है, भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है जो अभी सेंट्रल में नहीं है, तो फेलियर तो उनका माना जाएगा ना। मैं आ रहा हूँ, मुसलमानों ने वोट दिया होगा ये समझ करके कि जब हम इनको जिताएंगे तो ये लोग हमारी हिफाजत करेंगे, सरकार हमारी हिफाजत करेगी। मुसलमानों ने किसी को वोट दिया हो, किसी ने किसी को वोट दिया हो, किसी ने किसी को नहीं वोट दिया हो, जो भी सरकार बनती है वो भारत का संविधान की शपथ लेके बनती है। उसको सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखकर उनको कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और सबको सुविधाएं भी देनी चाहिए। ये किसी भी सरकार, इसमें मुसलमानों के वोट देने का या मुसलमानों का सवाल ही नहीं आता है। निष्पक्ष रूप से सरकार को काम करना चाहिए संविधान के हिसाब से, जिसकी शपथ लेके सरकारें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, और जिसकी शपथ लेके सारे अधिकारी भी अपनी ड्यूटी करते हैं। पब्लिक सर्वेंट है ना, वो सब शपथ लेते हैं संविधान की। तो ये है सुविधा। अब जो बिहार सरकार गलती कर रही है, मैं आपको समझा रहा था, एक बार आप पूरी घटना चक्र समझ लें तो आपको समझने में आसानी होगी कि बिहार सरकार अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। ममता बनर्जी की सरकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये इन आतंकवादियों को सख्ती से ना निपट के, और इनमें मैं बता रहा हूँ आपको आगे, तो ये एक तरह की एक ही जगह से ट्रेन लोग इस तरीके के हमले करते हैं। अब जब राइट टू सेल्फ डिफेंस में, एक बात समझ लीजिए, कोई पीसफुल लोगों पे कोई भी पथराव करेगा तो वो आरएसएस से और इन आतंकवादी संगठनों से ही जुड़ा होगा, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई मुस्लिम की शक्ल में हो या कोई मुस्लिम भी हो, अगर वो पीसफुल लोगों पे अटैक कर रहा है तो वो इन्हीं आतंकवादी संगठनों का हिस्सा होगा, अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अब मैं आगे चलता हूँ। जब कोई किसी के घर में, ये आतंकवादी संगठन के 100, 200, 500 लोग किसी के घर में या किसी की मस्जिद में या किसी के गुरुद्वारे में या किसी के चर्च में, बुद्ध विहार में हमला कर रहे होंगे, तो उन लोगों को कानूनी पूरा अधिकार है कि वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में
वो अपना अधिकार उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को बचाने में, जब तक कि उनकी जान को और प्रॉपर्टी को खतरा है। ये भारत का संविधान और कानून है। तो अब ये जो लोग अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं या प्राइवेट डिफेंस कर रहे होते हैं, उसको ये जो टीवी पे जो ये क्रिमिनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहलाती है, या अखबार हैं सो कॉल्ड क्रिमिनल अखबार, मैं तो उन्हें बोलता हूँ क्रिमिनल एडिटोरियल पॉलिसी वाले, उसमें उसके जो चौथे पिलर आप लोग हो, ये लोग नहीं है। सोशल मीडिया जो आप लोग सही रोल अदा कर रहे हो, आप चौथा पिलर हो, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, वो आतंकवादी। ये जो घटना चक्र मैं बता रहा हूँ उसका एक हिस्सा है वो आतंकवादी। तो उसमें कुछ बड़े बड़े एंकर आके इतना सा पोर्शन दिखाते हैं कि ये नहीं बताएंगे कि ये राइट टू, इससे पहले क्या हुआ कि ये मस्जिद जलाने घुसी गए थे, उनसे मस्जिद को बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों को बचाने के लिए ये रक्षात्मक कार्रवाई हो रही है, ये नहीं बताएंगे। वो सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाएंगे और एक माहौल तैयार करेंगे कि ये रामनवमी के जुलूस पे हमला हुआ है, वो हुआ ही नहीं होता है। ये नैरेटिव तैयार किया, उसके बाद इनके ही कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इन्हीं क्रिमिनल मीडिया द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के ही स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो जाके इस एक्टिविटी को डिफेंड भी करते हैं कि नहीं भाई हम भी ये काम, हम अटैक कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, ऐसा भी डिफेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रोल शुरू होता है ये क्रिमिनल अधिकारी जो है, ये भी इसी आतंकवादी घटना चक्र का हिस्सा है। जो लोग अटैकर्स हैं उनको नहीं पढ़ते, जो आतंकवादी हैं उनको नहीं पकड़ते, उनको जाने देते हैं, उनके ऊपर अज्ञात लोगों का हल्का सा कोई मुकदमा लगाते हैं। और ये लोग जो कि मजलूम हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है, जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हो, उनके ऊपर ही मुकदमा सख्ती से लगाते हैं, उनके ऊपर ही पूरी कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये है ये घटना चक्र। वो अधिकारी भी आतंकवाद के इस चक्र का हिस्सा हैं। और नीतीश कुमार जी को और ममता बनर्जी को, जी साहिबा को, ये चाहिए कि धारा, अपने अच्छे जो अफसर हैं उनको पढ़ाएं, धारा 15 से लेके 21 तक जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की है, उसमें ये सारे जो इनकी गतिविधियां कवर होती हैं, ये आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करके और धारा 120 भी कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा लगा के ईमानदार अफसरों से इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो लोकल अधिकारी हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, वो भी आतंकवादी घटना में सम्मिलित हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन ठीक से एक भी केस में होगी तो इसके तार और इसके जो मास्टर ट्रेनर्स आप लोगों को मिलेंगे इन आतंकवादियों के, वो नागपुर में बैठे मिलेंगे, नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में। तो तब ये घटना चक्र तुरंत रुक जाएगा और इससे नीतीश कुमार जी का और सभी जो ऑपोजिशन की जो रूल स्टेट है उसका भी फायदा होगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो करा रहे हैं। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब फौरन पहुंच भी जा रहे हैं वहाँ पे स्पीच देने के, हम उल्टा लटका देंगे। अब ये होम मिनिस्टर साहब का ये काम है कि उल्टा लटका देंगे, ये तो किसी हैंगमैन का काम भी नहीं होता उल्टा लटकाना। हैं जो आतंकवादी हैं उन पे कार्रवाई की बात कर उल्टा मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो आज तक एचएम का मतलब नहीं समझ पाए, ना गुजरात के एचएम होने का मतलब समझ पाए थे, ना देश के एचएम होने का मतलब समझ पाए। वो एचएम का मतलब हैंगमैन समझ रहे हैं। हमारे भारत के संविधान और कानून के हिसाब से किसी को भी उल्टा लटकाया नहीं जा सकता। एक कानूनी प्रक्रिया है, जज साहब एक मुकदमा चलाने के बाद एक फैसला देते हैं, उसके बाद अलग अधिकारी हैं जो किसी को फांसी भी देनी होती है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, जो किसी को जेल भी करनी होती है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। ये होम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है उनकी भी डिग्रियों का अगर ठीक से छानबीन की जाएगी तो मोदी जी वाला ही उनका भी रिएक्शन मिलेगा कि मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा अपनी। तो ये सब ऐसी बात है जो बिल्कुल ही कोई भी कानून का व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति हैरान ही हो जाएगा कि होम मिनिस्टर साहब उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं। तो ये है विषय, वो जाके वहाँ पे सिर्फ आतंकवाद की उस घटना का एक हिस्सा है वो भी, ताकि उस चीज़ को डिफेंड किया जा सके। इतना बड़ा देश का आदमी आके उस चीज़ में ये जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं उसके समर्थन में खड़ा हो रहा है और नीतीश कुमार जी को दोषी ठहरा रहा है। मतलब ये देखो ना, उल्टा बिहार जल रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। आप पहले बिहार को संभाले, पार्टी तो कभी भी कर लेंगे आप। देखिए बिहार को संभालने का तो रास्ता मैंने बता दिया आपको। अब इफ्तार एक पार्टी नहीं होती है, मैं आपको ये बता दूं, पार्टी का एक चलन सा चल गया है बोलने का, पार्टी नहीं होती है इफ्तार। इफ्तार में लोग पूरे दिन के भूखे बैठे होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, उनको अगर पानी पिलाना, पार्टी का शब्द इस्तेमाल करना एक अलग अजीब सी बात है। अगर जाके कोई व्यक्ति पूरे दिन के उपवास करने वाले व्यक्तियों को कुछ उनको खजूर खिला के या उनको पानी पिला के या उनको शरबत पिला के
उनका रोज़ा खुलवाता है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है ना। ये तो एक, और इससे ये भी माना जाता है कि जो लोग इतनी देर से उपवास रखे हुए हैं, कुछ उनके पास गुड वाइब्स आते हैं, वो भी शायद दूसरे लोगों के साथ शेयर होंगे। एक आदमी ये सोचता है कि मुझे भी इससे कुछ लाभ होगा, कि ये एक आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो इसका लाभ शायद मुझे भी कुछ मिले। तो जो लोग सुबह से पूरा भूखा प्यास से बैठे होते हैं, उनको एक खजूर का लुकमा देना या एक पानी पिलाना होता है इफ्तार। ये कोई पार्टी नहीं होती है, यानी कि सवाब का काम है ना। ये सवाब का काम भी है, और कोई भी भूखा प्यासा हो तो उसको जाके खिलाना। हाँ, तो ये एक सवाब का और अच्छा कार्य होता है। इसको पार्टी का लफ्ज़ देना मुझे समझ में नहीं आता, क्यों पार्टी कहा जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप देश के जाने माने लॉयर हैं, जो लोग जो है बिहार या बंगाल में, ये जो अलग अलग शहर में उत्पात मचा रहे हैं, इन लोगों को किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए? संविधान में क्या कहता है? मैं तो बताता रहा हूँ, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आतंकवादी संगठन है। यूएपीए की धाराएं लगेंगी 15 से लेकर 21 तक। मैंने इसीलिए धाराएं भी बता दी है। 120 भी लगेगी, भारत के संविधान, भारत के आईपीसी की धारा जो है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, बस यही हम चाहते हैं। उसी से नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, जो जितने भी अपोजिशन के स्टेट्स हैं और जितने भी देश के संविधान और कानून मानने वाले लोग हैं, उनको राहत मिल जाएगी, और ये आतंकवादी पकड़े जाएंगे, और इनके तार जो है ना चाइना और पाकिस्तान से जो जुड़े हुए हैं, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। अडानी जी उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चाइना के साथ उनके क्या संबंध हैं। चांग चुंग लिंग कौन है, ये क्यों नहीं बता रहे अमित शाह जी? वो तो इतने मजबूत अपने आप को होम मिनिस्टर बताते हैं ना। कौन है ये क्योंकि अमित शाह जी का ही सारा पैसा अडानी जी के पास है। वो तो एक फ्रंट है, सारा बिजनेस, सारा ये जो कार्यवाही चल रही है वो अमित शाह जी के बिहाफ पे ही चल रही है। इसीलिए चाइना से संबंध जिस दिन मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के खुल जाएंगे, इस देश को इतना बड़ा शौक लगेगा कि ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन तो असल गद्दार यही हैं।